हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो आपके डीएलएड एग्ज़ाम लिया जाता है दोस्तों, डीएलएड एग्ज़ाम लिया जाता है, उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। दोस्तों, जीके जीएस के सबसे बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको आगामी परीक्षाओं के लिए सबसे बेस्ट तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों, पिछले भी हमने कई वीडियो को जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है डाले, उसमें भी बहुत अच्छा रिएक्शन आप लोगों का देखने को मिला और बहुत ज़्यादा प्रश्न उससे पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों, आज भी हम लोग इस प्रैक्टिस सेट से प्रश्नों को करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देते चलेंगे, ताकि आपको अपने तैयारी का अनुभव होते चले, उसका अंदाज़ा दोस्तों आपको लगते चले। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेट। और आज के सेट में सोशल साइंस की जो सेशन है उसको सबसे पहले देखेंगे। सोशल साइंस में आपका पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन ए में है संत थे, ऑप्शन नंबर बी में है आंध्र आदिवासी नेता थे, ऑप्शन नंबर सी में है वन अधिकारी थे, ऑप्शन नंबर डी में है कि उग्रवादी थे। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? आप सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो सके और साथ ही साथ आपके तैयारी का अनुभव आपको हो सके। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र आदिवासी नेता। अल्लूरी सीतारमन जो थे दोस्तों, आंध्र का एक आदिवासी नेता थे। आप इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है G77 की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 67 जो है G77 की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन नंबर ए में है 1966, ऑप्शन नंबर बी में है 1964, ऑप्शन नंबर सी में है 1967, ऑप्शन नंबर डी में है 1965। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1964। G77 की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 68 में। आपका 68वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक खाद्य फसल नहीं है? दोस्तों, खाद्य फसल कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन नंबर ए में है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी में है मक्का, ऑप्शन नंबर सी में है कपास, ऑप्शन नंबर डी में है चावल। तो यह प्रश्न काफ़ी इजी है दोस्तों। आप इसका जवाब ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। कौन सा फसल खाद्य फसल नहीं है दोस्तों? तो चावल हम लोग खाते हैं, मक्का भी किसी न किसी रूप में हम लोग खाते हैं, गेहूं से भी रोटी बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, कपास कपड़े की बुनाई में जो है सहायक होती है। कपड़े बहुत सारे जो वस्तु रखने के लिए सामान भी कपास के द्वारा ही बनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कपास, जिसको हम लोग खाद्य फसल के रूप में नहीं बोते हैं, उसे एक उपयोगी फसल के रूप में कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है 69 है, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है दोस्तों? आप ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है आपका यह धर्म की प्रधानता है, ऑप्शन नंबर बी में है यह धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, ऑप्शन नंबर सी में है यह धर्म की निरपेक्षता का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर डी में है यह धार्मिक सौदा का अभाव है। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, यह धर्म की निरपेक्षता का सिद्धांत है। दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आप इसे भली भांति जानते हैं। और भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अभाव जो है ये गलत हो जाएंगे। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, धर्म की निरपेक्षता का सिद्धांत है। भारत में सभी धर्म को समान संरक्षण दिए गए हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आपके अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 70 है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? दोस्तों, जनसंख्या घनत्व क्या है दोस्तों? सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रति किलोमीटर में रहने वाले जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व बोला जाता है दोस्तों। प्रति किलोमीटर निवास करने वाले जनसंख्या के औसत को जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? पहले देख लीजिए आप इसके ऑप्शंस। ऑप्शन ए में है दोस्तों 772 व्यक्ति, ऑप्शन बी में है 1106 व्यक्ति, ऑप्शन सी में है 981 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी में है 772 व्यक्ति। दोस्तों, 772 आपके डबल ऑप्शन में दे दिए गए हैं, परंतु आप इसे देख के ऑप्शन में मार के नहीं आएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1106 व्यक्ति। भारत में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है।
उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? दोस्तों सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो भारत के किस राज्य में हो जाएंगे? देख लीजिए आप इसके ऑप्शंस। ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है असम, ऑप्शन सी में है गोवा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों सिक्किम। तो दोस्तों इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सिक्किम में दोस्तों भारत की सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों साथ ही साथ कुछ और प्रश्नों को जानने की बात करें तो दोस्तों गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो दोस्तों बिहार। आप ऊपर के प्रश्नों में देखे होंगे कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहती है। दोस्तों भारत के सबसे बड़े राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हो जाएंगे आपके राजस्थान। आपके राजस्थान सबसे जो है बड़ा राज्य है। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में रहती है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। और सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान समय में यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। कितने हैं? 1106 हैं। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है पंचायती राज्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में है 40, ऑप्शन नंबर बी में है 45, ऑप्शन नंबर सी में है 35, ऑप्शन नंबर डी में है 36। क्या हो जाएंगे इसके सही उत्तर? दोस्तों यदि आप पहले से प्रश्न से परिचित है तो इसका आंसर भी आप कमेंट में देने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 40। भारत में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है पंचायती राज्य का वर्णन किया गया है दोस्तों। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में है 1664 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में है 1498 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी में है 1602 ईस्वी। तो दोस्तों क्या हो जाएंगे इसके सही उत्तर? इसके सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी दोस्तों तो 1600 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? पहले आप ऑप्शन देख ले। पहले एक ऑप्शन नंबर ए में है आपके नारायणी नदी, ऑप्शन नंबर बी में है कृष्ण नदी, ऑप्शन नंबर सी में है काला नदी, ऑप्शन नंबर डी में है त्रिशूल नदी। तो दोस्तों इसके सही उत्तर की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नारायणी नदी। नारायणी नदी गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 75 है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन ए में है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी में है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया था जिसमें कई व्यक्तियों, महिलाएं, बुजुर्ग एवं बच्चे शामिल थे दोस्तों। उनका मृत्यु हो गया 3 दिसंबर 1984 को। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। और गैस का नाम क्या था? वो खतरनाक गैस जो थी दोस्तों उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। कहाँ पे हुआ था? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 76 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या क्या है? यहाँ पे खाली स्थान है दोस्तों, वो क्या होगा उसके स्थान पे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अभी जो वर्तमान में संख्या क्या है? तो देख लीजिए आप ऑप्शन इसके। ऑप्शन ए में है 30, ऑप्शन नंबर बी में है 31, ऑप्शन नंबर सी में है 34, ऑप्शन नंबर डी में है 32। दोस्तों यदि इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 34। वर्तमान समय में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है दोस्तों। 34 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है राणा प्रताप सागर बांध कहाँ अवस्थित है? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में है ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में है उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान।
राजस्थान में दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध जो है स्थित है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न दोस्तों आपके डीएलएड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपके लिए यह प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो प्रश्न बोर्ड की नज़रों से एक बार गुजर जाते हैं वह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उस प्रश्न की पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो दोस्तों क्या है प्रश्न, देख लें आप। प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है मृदा संरक्षण, ऑप्शन बी में है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी में है जल संसाधन, ऑप्शन नंबर डी में है खनिज संपदा का संरक्षण। तो दोस्तों इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी में क्या है दोस्तों, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। किस धारा में कहा गया है, तो धारा 21 में, अनुच्छेद 21 में कहा गया है। दोस्तों यदि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की बात करें तो 395 वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं। 22 भाग है दोस्तों और 12 अनुसूचियां है। 12 क्या है दोस्तों, अनुसूचियां है। आप इसे भी याद में रखेंगे। कमेंट में बताएंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। आप प्रश्न सुन लीजिए फिर से। कमेंट में बताएंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण में कितना टाइम लगा था। आप उसको कमेंट के माध्यम से हमें बता। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है 79, पहली संताली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। दोस्तों पहले संताली कौन थे जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए में है बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी में है कान्हू, ऑप्शन नंबर सी में है तिलका मांझी, ऑप्शन नंबर डी में है सिंधु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर सी इसका तिलका मांझी सही उत्तर हो जाएगा। तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था, तो दोस्तों 1785 ईस्वी में इसे फांसी दे दिया गया था। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके डीएलएड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 80 है आपका, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है चंपारण, ऑप्शन नंबर बी में है दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी में है सुपौल, ऑप्शन नंबर डी में है बेगूसराय। दोस्तों यदि इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आपका जो है ऐसा नहीं है जो कहीं से भी उठा के डाल दिया गया है। सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप वीडियो को एक से अधिक बार देख लेते हैं तो आपको प्रश्न पूरा दिमाग में सेट हो जाएंगे और आप एग्जाम में अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और चाहते हैं कि आपके एग्जाम तक लगातार ऐसे ही वीडियो आते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने से जुड़ जाए, ताकि लगातार वीडियो जो हम लोग डाल रहे हैं आपकी बेहतरीन रिजल्ट के लिए आपको सबसे पहले पहुँच जाए, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनका एग्जाम भी बेहतरीन जाए। तो दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ दी जाती है। दोस्तों एक वर्ष या एक से कम वर्षों में बिना खेती करके उसको छोड़ दिया जाता है तो उस भूमि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है कृषि योग्य बंजर भूमि, ऑप्शन नंबर बी में है चराई भूमि, ऑप्शन नंबर सी में है सकल फसली क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में है वर्तमान प्रति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि योग्य बंजर भूमि। दोस्तों कृषि योग्य है परंतु कुछ समय के लिए बंजर है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो पूर्णतः बंजर है, कृषि योग्य है दोस्तों, परंतु छोड़ दिया गया है उसे कुछ समय में कृषि करके। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। यह दोस्तों इसी बार के डीएलएड एग्जाम में 3 अप्रैल के जो एग्जाम थे आपके डीएलएड के सेकेंड सीटिंग में दोस्तों उसी में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एक प्रकार से, क्योंकि 3 अप्रैल को सेकेंड सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है ये आपका। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी में है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी में है भारत, ऑप्शन नंबर डी में है स्विट्जरलैंड। दोस्तों इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में दोस्तों क्या कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। आप इसे भी याद में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, जारू जेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे। जारू जेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे। तो क्या हो जाएंगे इसका सही उत्तर, देख लीजिए पहले आप उसका ऑप्शंस। ऑप्शन ए में है तुर्की, ऑप्शन बी में है पोलैंड, ऑप्शन नंबर सी में है चिली, ऑप्शन नंबर डी में है रूस। तो दोस्तों
इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड। ऑप्शन नंबर बी अर्थात पोलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। जारू जेलेस्की पोलैंड के राष्ट्रपति थे। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 84 है, राष्ट्रसंघ की जो स्थापना हुई, राष्ट्रसंघ किस संधि द्वारा बनाया गया था, वह किस संधि के तत्पश्चात हुई। तो दोस्तों राष्ट्रसंघ की जो स्थापना हुई 1920 में हुई, 1920 में हुई। 10 जनवरी 1920 ईस्वी में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। परंतु उससे पहले कौन सा संधि हुआ जिसके तहत राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर देख लिया आप पहले। ऑप्शन ए में है वर्साई की संधि, ऑप्शन बी में है लॉर्जन की संधि, ऑप्शन सी में है गेंट की संधि, ऑप्शन नंबर डी में है पेरिस की संधि। तो दोस्तों अगर राष्ट्रसंघ की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई तो के तत्पश्चात हुई। वर्साई की संधि के बाद जो है दोस्तों राष्ट्रसंघ की स्थापना अन्य युद्धों को रोकने और उनके रोकथाम के लिए की गई थी। उसके बाद दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 85, वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? वर्ष 1948 ईस्वी में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? दोस्तों यह भी प्रश्न आपके डीएलएड एग्जाम का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, अर्थात पूछा गया प्रश्न है। तो आप ऐसे प्रश्नों को अवश्य ही नज़र दोहराएंगे, बार बार नज़र दोहराएंगे। दोस्तों आप एक बार वीडियो को पुनः रिपीट कर लें, आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे और एग्जाम तक आप उसको याद भी रख पाएंगे। तो दोस्तों इसका अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में है वो पौंड, ऑप्शन नंबर बी में है क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है रूबल, ऑप्शन नंबर सी में है डाइचे मार्क, ऑप्शन नंबर डी में है डॉलर। दोस्तों यदि इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाइचे मार्क। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है आपका डाइचे मार्क। दोस्तों डाइचे मार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम था। दोस्तों कमेंट में आप एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको एक प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों आप इस प्रश्न को हल्के में नहीं लेंगे, प्रश्न का जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और हम आपके अच्छे रिजल्ट की कामना करेंगे। दोस्तों आपका प्रश्न है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, इसका जवाब को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।